एक समय की बात है। एक बहुत ही प्यारा गांव था जिसका नाम था टिकवाजल। यहाँ के लोग आज की दुनिया से बहुत दूर हैं। यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है। इस गांव में चूल्हे पर खाना बनता है। लालटेन की रोशनी से रातों में सभी के घर में रौनक रहती है। यहाँ के लोग बड़े ही सीधे साधे हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने के कारण पूरे गांव में बर्फ जम जाता है और इसी के वजह से यहाँ रहने वाले बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त इस गांव में गर्मी का मौसम है और मंटू। मेरा नाम है मंटू। मुझे खाना खाने में मज़ा बहुत आता है। जब भी मैं खाना देखूं, मेरा दिल ये जोर से बोले, खा ले खा ले खा ले। अरे ओ, तुमको खाना छोड़कर और कुछ नहीं सोचता है क्या? तुम एक नंबर के पागल हो। अरे चिंपू, अब मेरे दिल को खाना इतना पसंद है तो उसमें मेरा क्या कसूर? हाँ हाँ, सब कसूर तुम्हारे दिल का ही तो है। अच्छा बोलो, क्या खाने का मन हो रहा है? अरे चिंपू भाई, तुम जो खिला दो वही खा लेंगे यार। क्या तुम आलू के पराठे खाओगे? आज सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो थोड़े बहुत बचे हैं। अरे वाह, आलू के पराठे। चलो चलो जल्दी जल्दी घर चलो। आलू के पराठों, मैं आ रहा हूँ तुमको खाने। चिंपू के परिवार में उसके दादाजी के अलावा और कोई नहीं है। कुछ साल पहले जब चिंपू 3-4 साल का था, तब ठंडी के मौसम में उसके मम्मी पापा दोनों ही गुजर गए और मंटू के घर में उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी सभी उसके साथ रहते हैं। मंटू के पापा का नाम राजेश है, जो कि इस गांव के जमींदार हैं। घर पहुंचने के बाद, अरे भाई चिंपू, तुम्हारे दादा कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। अरे वे सुनील काका के मड़ई में होंगे। आजकल तो समय मिलने पर वही जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो पराठे खाओ। मंटू बड़े चाव से पराठे खाता है। उसे पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। वाह चिंपू, मानना पड़ेगा यार, तुम सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। इस आलू के पराठे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अच्छा है कि तुमको पराठे अच्छे लगे। अब जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि मुझे दादाजी से कुछ बात करने भी जाना है। थोड़ी देर बाद चिंपू और मंटू दोनों ही चिंपू के दादाजी से मिलने चले जाते हैं और यहाँ पर अरे गोपाल, तुम्हारा पोता कितना संस्कारी और समझदार है। उसके मम्मी पापा के गुजरने के बाद तुमने उसका ख्याल रखा और आज तुम्हारे बुढ़ापे में वो तुम्हारा पूरा ध्यान रख रहा है। तुम सच में बहुत खुश नसीब हो। हाँ सुनील, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा गोपाल बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारा क्या कहना है बिरजू? हाँ दोस्तों, तुम सब सही कह रहे हो। अरे अपना चिंपू खाना भी बहुत बढ़िया बनाता है। उसने हमको एक बार खीर खिलाया था। अब मैं क्या ही बताऊं, वो खीर इतना स्वादिष्ट था, आय हाय हाय हाय। अपने सभी दोस्तों के बातों को सुनकर चिंपू के दादाजी कहते हैं, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये बात तो सही है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे मेरे चिंपू जैसा पोता मिला है। मेरा चिंपू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। इतने में चिंपू और मंटू यहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचते ही वह दोनों सभी को प्रणाम करते हैं और फिर चिंपू अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, ठंडी का मौसम बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए मैं जंगल से कुछ लकड़ियां लेने जा रहा हूं। अभी से थोड़े थोड़े लाकर रखूंगा तो ठंडी में कम नहीं पड़ेंगे। हाँ बेटा चिंपू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। इतने में मंटू कहता है, अरे दादाजी पूछिए मत, इसने इतना स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए थे, मैं तो उंगलियां चाटते रह गया। इतने में पंचू काका कहते हैं, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे थे बिरजू। तुम्हारे कहने का ये मंटुआ जीता जागता सबूत निकला। अरे और नहीं तो क्या पंचू जी, हमारा चिंटुआ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। अरे हमने उसके हाथ का बना हुआ खाना चखा है ना, हम सब जानते हैं। इतने में सुनील काका चिंपू से कहते हैं, अरे बेटा चिंपू, 1-2 पराठे हमारे लिए भी ले आते। माफ करना सुनील काका, आज के तो पराठे खत्म हो गए, पर अगली बार जब मैं पराठे बनाऊंगा तो आप सभी के लिए जरूर ले आऊंगा। ठीक है चिंपू बेटा, अभी के लिए कोई बात नहीं, पर अगली बार भूल मत जाना।
नहीं नहीं सुनील काका, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अच्छा दादाजी, तो अब मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूं। अरे बेटा आज रहने दो, अभी दोपहर हो चुकी है, शाम होगी तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है दादाजी, मैं अकेले ही ये सब काम कर सकता हूं, इसलिए आप यहां आराम करिए, मैं चलता हूं। इतने में मंटू कहता है, और दादाजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके चिंपू के साथ ये मंटू भी लकड़ी लेने जाएगा, इसलिए ये बिल्कुल भी अकेला नहीं है। अबे ओ, तुम क्या करोगे मेरे साथ जाके? तुमको भला लकड़ी की क्या जरूरत आन पड़ी? यार तुम चलो पहले यहाँ से, रास्ते में बताता हूँ। फिर वह दोनों जंगल से लकड़ियां लेने के लिए निकल जाते हैं। चिंपू और मंटू की दोस्ती बड़ी ही निराली है। मंटू एक बहुत ही अमीर घर का लड़का है, पर वो हमेशा चिंपू के साथ रहता और उसकी मदद करता है। अच्छा तो बताओ, तुम्हें लकड़ी की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे हम तो बस अपने दोस्त के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे ही आगे तुम्हारे साथ। हाँ, मुझको तो पहले से ही पता था। अच्छा चलो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाऊंगा। क्या सच में? क्या खिलाओगे? चलो, एक बार मैंने बोल दिया कुछ अच्छा खिलाऊंगा तो खिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब जल्दी जल्दी जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर घर चलते हैं। फिर थोड़ी देर में वह दोनों पास के जंगल में पहुंच जाते हैं। 1-1.5 घंटे में थोड़े बहुत लकड़ियां लेकर वह दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही दिन ढल जाती है। अगले दिन, अरे बेटा मंटू, उठ जाओ, नाश्ता रेडी है। खाने का नाम सुनते ही मंटू झट से उठ जाता है और फट से फ्रेश होकर खाने के लिए बैठ जाता है। हा, मम्मी ये पकोड़े और चाय दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अच्छा, तो मन भर के खाओ मेरे बेटे। इतना सुनते ही मंटू को अपने दोस्त चिंपू की याद आ जाती है और वह सोचने लगता है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे पास इतनी प्यारी मम्मी है। चिंपू के पास तो मम्मी भी नहीं है, उसे कितना बुरा लगता होगा, बेचारा मेरा दोस्त। एक काम करता हूँ, मम्मी से थोड़े पकौड़े डिब्बे में पैक करवा कर उसके लिए ले जाता हूँ। इतने में मंटू के पापा राजेश कहते हैं, अरे बेटा मंटू, कहाँ खो गए? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं पापा, बस यही सोच रहा था कि थोड़े बहुत पकौड़े डब्बे में पैक करके चिंपू के लिए लेते जाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम जरूर लेकर जाओ अपने दोस्त के लिए। और सुनो बेटा, कभी चिंपू को भी घर ले आओ। इतने में मंटू की मम्मी जानकी कहती हैं, हाँ बेटे, कितना प्यारा बच्चा है चिंपू। अपने हर कामों को कितने ध्यान से और समझदारी के साथ करता है। तुम सही कह रही हो जानकी, और वो अपने दादाजी का भी कितना ख्याल रखता है। फिर जानकी एक डब्बे में चिंपू के लिए पकौड़े पैक कर देती है और उसे लेकर मंटू घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक साधु जी मिलते हैं। वह उससे कहते हैं, सुनो बेटा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे सकते हो? मंटू सोचने लग जाता है, अरे यार, इसमें तो मैंने चिंपू के लिए पकौड़े रखे हैं, पर ये बाबा जी भी बहुत भूखे हैं। एक काम करता हूँ, थोड़े बाबा जी को दे देता हूँ और थोड़े चिंपू के लिए लेके चलता हूँ। फिर मंटू उसमें से 3-4 पकौड़े बाबा जी को दे देता है और कहता है, मुझे माफ करना बाबा जी, मैं ये पकोड़े अपने दोस्त चिंपू के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए इसमें से मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ। मंटू की इस बात को सुनने के बाद बाबा जी मन ही मन खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं मंटू बेटे, तुमने मुझे प्यार से इतना दिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारा दोस्त चिंपू बहुत खुश नसीब है जो उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। बाबा जी की बात सुनकर मंटू चौंक जाता है और सोचने लगता है, अरे मैं तो अपना नाम बताया ही नहीं, फिर इन बाबा को मेरा नाम कैसे पता? मंटू को कुछ समझ नहीं आता तो वो साधु जी से पूछता है, अरे बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो नहीं बताया। मुझे सब पता है मंटू बेटे, मैं सबके बारे में सब चीज जानता हूँ, पर तुम्हारे दोस्त चिंपू के लिए एक चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात? वो भी मेरे दोस्त के लिए? ऐसी क्या बात है बाबा जी?
फिर साधु जी कहते हैं, तो बेटा बात ऐसी है कि आने वाले सर्दी के मौसम में इस पूरे गांव पर ठंड का कहर बरसने वाला है और तुम्हारे दोस्त के दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना है। ऐसा सुनने के बाद मंटू डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, बाबा जी क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटे, ये बिल्कुल सच है। बाबा जी, तो क्या हमारे दादाजी की मौत हो जाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता बेटे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बाबा जी, कोई तो उपाय होगा हमारे दादाजी को बचाने का। बेटे मंटू, उनके ऊपर संकट आने की वजह होगी ठंडी की कहर। अगर किसी तरह उन्हें ठंड से बचाकर रखा जाए तो हो सकता है कि उन पर वह मुसीबत ना आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं और चिंपू मिलकर जंगल से इतनी सारी लकड़ियां लेकर आ जाएंगे कि वो खत्म नहीं होंगे और उन्हें जलाकर दादाजी को गर्मी दे पाएंगे। थोड़ी देर बाद वह बाबा वहां से चले जाते हैं और मंटू पकौड़े लेकर चिंपू के यहाँ पहुंच जाता है। आइए महाराज मंटू, तो आज आप हमारे लिए इस डब्बे में क्या लेकर आए हैं? इतने में दादाजी कहते हैं, समझे बेटा चिंपू, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें मंटू जैसा इतना प्यारा दोस्त मिला है। देखो बेचारा तुम्हारे बारे में कितना सोचता है। हाँ दादाजी, ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मंटू हंसते हुए पकौड़े का डब्बा चिंपू को देता है। फिर दादाजी के पास जाकर बैठता है और कहता है, आप कैसे हैं दादाजी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस यही कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है और हल्की कमजोरी महसूस होती है। दादाजी के ऐसा कहने पर मंटू सोचने लगता है। हे भगवान, दादाजी को तो सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी महसूस होती है। क्या होगा अगर जो बाबा जी कह रहे थे वो सच हो गया तो? चिंपू पकौड़े खाते हुए देखता है कि मंटू बड़ी गहरी सोच में पड़ा हुआ है, तो वह उससे पूछता है, अरे क्या हुआ मंटू, तू अचानक कहाँ खो गया? क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं, तू अपने पकोड़े खा। दादाजी, मैं और चिंपू आज भी हम दोनों जंगल से लकड़ियां लेने जाएंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में कम नहीं पड़ने चाहिए। अरे मंटू बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं है और ठंडी के लिए तो काफी लकड़ियां हैं पहले से घर पे। इतने में चिंपू फिर से कहता है, नहीं दादाजी, मंटू बिल्कुल सही कह रहा है। हम आज भी जंगल से लकड़ियां लेने जाएंगे, क्योंकि हम ठंड को लेकर थोड़ी भी गलती नहीं कर सकते। अरे अच्छा ठीक है, चले जाना तुम दोनों आज भी। अगर हमारे पास लकड़ियां होंगी तो जरूरत पड़ने पर हम किसी और को दे पाएंगे। थोड़ी देर बाद मंटू और चिंपू दोनों जंगल से लकड़ियां लेने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ दादाजी सोचने लगते हैं, ये बच्चे कितने प्यारे हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। जंगल की ओर जाते वक्त मंटू रास्ते में शांत रहता है और सोचते रहता है। उसे देख चिंपू भी सोचने लगता है, आज इसको क्या हो गया है? सुबह से इसका व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। चिंपू उसको धीरे से बुलाता है, मंटू, 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 हरे मोटका। हैं? हाँ, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कब से तुमको आवाज दे रहे हैं, क्या बात है यार? क्या हो गया है तुमको? बड़े चुप चुप से हो, क्या सोच रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? मंटू फिर से सोचने लगता है। क्या करूं, मैं चिंपू को सब बता दूं क्या? अरे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने में चिंपू फिर से बोलता है, अबे ओ, अरे कहाँ खो जा रहे हो बार बार? फिर मंटू चिंपू से वह सारी बातें बताता है जो उसे उन साधु बाबा जी ने कहा था। यह सारी चीजें सुनने के बाद और दादाजी के मुंह से सुबह की बात सुनने के बाद चिंपू घबरा जाता है और कहता है, यार मंटू, ये सब सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। तुम सही कह रहे हो, इसलिए हमें इतना लकड़ी इकट्ठा करना है कि ठंडी में कमी ना हो। और हाँ चिंपू, उन बाबा जी ने बोले थे कि इस बारी ठंडी का बहुत भयंकर कहर इस गांव पर पड़ेगा, तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे और खूब लकड़ियां इकट्ठा करेंगे। समझ रहे हो ना?
हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो, अब थोड़ी भी देर न करके जंगल से लकड़ियां लेने चलते हैं। फिर वह दोनों जंगल पहुंचते हैं और 1.5-2 घंटे में ढेर सारा लकड़ियां जंगल से उठाकर वह दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन दोपहर में जब वह फिर से जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे, तभी दादाजी उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, इतने लकड़ियां लेकर हम क्या करेंगे? इतने लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी ठंडी में। तभी चिंपू दादाजी से वह सारी बातें बताता है, पर वह यह नहीं कहता कि आने वाली भयंकर ठंडी में उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तब दादाजी कहते हैं, बच्चों, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा लकड़ियां लेने। नहीं दादाजी, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं और मंटू हम दोनों मिलकर खूब सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेंगे, और अगर ठंडी में कुछ लकड़ियां बच जाती हैं तो हम आने वाले समय में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है बेटा चिंपू। बस इतना कह के वह दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब ठंडी के दिन शुरू हो चुके थे। फिर एक दिन सुनील काका के मड़ई पर, अरे दोस्तों, अभी तो बस ठंडी की शुरुआत हुई है और काफी तेज ठंडी लग रही है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सुनील। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मुझे ही इतनी ठंड लग रही है। इतने में गोपाल दादाजी कहते हैं, अरे दोस्तों, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि एक दिन हमारे चिंपू और मंटू को एक साधु जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि इस बार इस गांव पर ठंडी का बहुत बड़ा कहर बरसेगा। शुरुआती दिन में ही ऐसी ठंडी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बात शायद सच होने वाली है। इतने में पंचू चाचा कहते हैं, क्या कह रहे हो गोपाल भैया? मेरे घर में तो लकड़ियां भी नहीं। सूखी लकड़ियां मिल पाना बहुत मुश्किल है। क्या आप लोगों में से किसी के पास थोड़े ज्यादा लकड़ियां होंगे? नहीं भाई पंचू, मेरे घर पर तो नहीं है। मेरे घर पर भी बहुत कम लकड़ियां हैं। फिर गोपाल दादाजी कहते हैं, अरे दोस्तों, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जिस दिन से वो साधु जी ने बच्चों से ये बात कही थी, वो दोनों ही जंगल से जाकर रोज लकड़ियां लेकर आते थे। इसलिए मेरे यहाँ बहुत सारे लकड़ियां पड़ी हुई हैं। आप सभी उसमें से थोड़े थोड़े ले सकते हो। फिर वह सभी ने चिंपू के घर से थोड़े थोड़े लकड़ियां ले लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और अब उन साधु जी की बात सच होते हुए दिख रही थी। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब बर्फीले तूफान आने लगे थे। हर घर के छत पर बर्फ जम रहे थे और अब धीरे धीरे सभी के घर में लकड़ियां कम होते जा रही थीं। फिर एक दिन पूरे गांव वाले चिंपू के घर जुटे हुए थे। इस भीड़ में मंटू के मम्मी पापा भी थे। इस भीड़ में जितने भी बूढ़े लोग थे, उन सभी ने बताया कि अब उनको ठंड से काफी दिक्कत हो रही है। सभी को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये सब सुनने के बाद चिंपू मंटू से कहता है, अरे यार मंटू, अब तो पूरे गांव वालों को दिक्कत हो रही है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तुम डरो मत चिंपू, मैं मेरे पापा से कहता हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे। फिर मंटू अपने पापा से गोपाल दादाजी के बारे में यह सारी बातें बताता है। मंटू की बातें सुनने के बाद राजेश जी कहते हैं, देखिए, आप सभी शांत हो जाइए। हाँ, इस बार गांव में ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, पर आप सब चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। राजेश जी की बातें सुनने के बाद सभी शांत हो जाते हैं। तभी सुनील काका कहते हैं, मेरे दोस्तों और बच्चों, मेरे दिमाग में एक बहुत पुरानी बात याद आई है। तो बात ऐसी है कि आज से 55 साल पहले मेरे पिताजी के कहने पर मैं उत्तर दिशा की ओर गया था, कुछ काम के सिलसिले में। हमारे गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा गांव था। तभी सुनने में आया था कि वहां विज्ञान की बहुत सारे आविष्कारें होती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंड से बचने के लिए शायद हमें वहां से कुछ मिल जाए। पर इसमें दिक्कत की बात यह है कि अब ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक दिन में हम में से कोई भी वो रास्ता तय नहीं कर पाएगा। हाँ,
अगर कोई वहां जाए तो शायद कुछ ऐसा मिले जिससे हम सभी की समस्या सुलझ जाए। सुनील काका की बातें सुनकर सभी को एक सहारे की आशा मिलती है। उसी रात मंटू चिंटू के यहाँ ही सो जाता है। रात में वह दोनों बहुत ही बेचैन थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी चिंपू कहता है, मंटू, मैं सोच रहा हूं कि क्या होगा अगर मैं पूरे व्यवस्था के साथ उस शहर में जाने की कोशिश करूं तो? हाँ चिंपू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। अरे मंटू, तुम जाकर क्या करोगे? और वैसे भी ये रास्ता इतना लंबा होगा कि हम इसे एक दिन में पूरा नहीं कर पाएंगे, और तुम्हें तो हर आधे घंटे में भूख लगती है, तो तुम मेरे साथ कैसे जा सकते हो? एक काम करते हैं, तुम यहाँ दादाजी का ध्यान रखना, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इतनी मुश्किल समय में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। रही बात दादाजी की, तो गांव वाले हैं उनका ख्याल रखने के लिए। इतनी ठंड में अगर तुम अकेले जाओगे, भगवान ना करे अगर तुम्हें वहां कुछ हो गया तो। दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और फिर यह तय होता है कि वह दोनों ही उस गांव में जाएंगे। दोनों पूरे रास्ते को और ठंड को देखते हुए प्लान बनाते हैं और एक लेटर लिख के दादाजी के सर के पास रखकर सुबह में जल्दी ही निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह जब चिंपू और मंटू घर पर नहीं होते हैं तो दादाजी थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उनकी नजर उस लेटर पर पड़ती है। वो वह लेटर लेकर राजेश जी के यहाँ जाते हैं। रास्ते में ये बच्चे लोग कहाँ चले गए? और ये लेटर भी शायद उन्होंने ही लिखा है। फिर गोपाल दादाजी जल्दी जल्दी चल के राजेश जी के घर पहुंचते हैं। उन्होंने वह लेटर राजेश जी को दिया। राजेश जी वह लेटर पढ़ते हैं और चौंक जाते हैं। उनके चेहरे के भाव देखकर दादाजी उनसे पूछते हैं, क्या बात है राजेश बेटे, क्या लिखा है इस लेटर में? दादाजी एक काम करते हैं, पहले गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, फिर मैं आप सभी को बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। राजेश जी के ऐसा कहने पर थोड़ी देर में गांव के सभी लोग उनके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उन सभी के सामने उस लेटर में क्या लिखा हुआ है वह राजेश जी बताते हैं। मेरे सभी प्यारे गांव वालों, इस लेटर को हमारे चिंपू और मंटू ने लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि वो दोनों पूरी व्यवस्था के साथ उस गांव की तलाश में आज सुबह निकल चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि हम सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 2 दिनों का खाना, कपड़ा, आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां और पर्याप्त सामग्री है। यह सभी बातें सुनने के बाद गोपाल दादाजी कहते हैं, पर राजेश बेटे, बाहर इतनी जोर की ठंड पड़ रही है, वो दोनों कहाँ रुकेंगे? और वो गांव 55 साल पहले वहां था, तब से अब तक कितनी सारी चीजें बदल गई होगी, रास्ते भी बदल गए होंगे। क्या पता हमारे दोनों बच्चे कैसे होंगे? इस बात पर सुनील काका कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गोपाल भाई। इस बार की ठंड इतनी ज्यादा है कि उनको ये रास्ता पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं, लेकिन हमारे दोनों बच्चे ही बहुत समझदार और काबिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों ये जरूर कर सकते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके उतना अपना ख्याल रखना चाहिए और लकड़ियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राजेश जी की बातें सुनने के बाद बिरजू काका कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो राजेश बेटा, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर चिंपू और मंटू, हाँ चिंपू बोलो। यार बाकी सब तो हम जैसे तैसे संभाल लेंगे, पर तुम्हारे पेट का क्या? इतना बड़ा पेट है, तुम अपने आप को संभाल लोगे ना? अरे तुम समझते क्या हो यार हमको? देख लेना, इस पूरे सफर में तुमसे कम ही खाना खाने वाला हूं, इसलिए अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। सुन रहे हो ना प्रभु? देखो आपका मंटू क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इस पूरे सफर में वो मुझसे कम खाना खाने वाला है। चलिए हम भी देखेंगे ये महाराजा जी कैसे रहते हैं। अरे हाँ भाई, देख लेना तुम। अच्छा अब बताओ कि आज हमको कैसे और कहाँ से चलना है?
हम कहाँ और कब रुकने वाले हैं। देखो यार मंटू, अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे का रास्ता कैसा होगा हम दोनों में से कोई नहीं जानता। लेकिन जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको कम से कम 2 दिन लगेंगे और ठंड काफी ज्यादा लग रही है, तो हमें चलते रहना है, आसपास नजर फिराते रहना है। अगर कहीं ठहरने जैसी अच्छी जगह दिखेगी तो हम वही रात भर रुक जाएंगे और सुबह होते ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। यही सब बात करते हुए चिंपू और मंटू दोनों ही उस गांव की ओर चलते रहते हैं, पर उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे का उनका समय कैसा होने वाला है। 4 से 5 घंटे लगातार चलने के बाद मंटू कहता है, सुनो चिंपू, देखो वहाँ कुछ है। चिंपू वहां देखा और फिर वह दोनों उस चीज के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वह एक सेब है। अरे वाह मंटू, ये तो सेब है, इसे तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। हम इतनी देर से लगातार चलते आ रहे हैं। नहीं यार चिंपू, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, चलो ले चलते हैं, जहाँ हम रुकेंगे वही दोनों मिलके खाएंगे। पर चिंपू, मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक सेब कैसे पड़ा है। फिर वह दोनों की नजर ऊपर जाती है और फिर वह देखते हैं कि वो एक सेब के पेड़ के नीचे खड़े हैं और यह देखने के बाद वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह मंटू, यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें खाने के लिए सेब मिल गया। अब रास्ते में खाने की कोई चिंता नहीं होगी। वैसे सच बोलूं तो मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ तो चलो कुछ सेब तोड़ लेते हैं। वह दोनों कुछ सेब तोड़कर अपने पास रख लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। आधा घंटा और आगे चलने के बाद चिंपू, मंटू, अब थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और मेरे हिसाब से आज हमें यही रुक जाना चाहिए। तुम एकदम सही कह रहे हो चिंपू, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, लेकिन हम रात में सोएंगे कैसे? हाँ मंटू, सोने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आओ चलो आसपास में देखते हैं, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। वह दोनों आसपास में अच्छी जगह ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते ऐसे ही आधे घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है। चिंपू, अब तो रात होने वाली है, अंधेरा भी हो चुका है, पर हमें अभी तक कोई अच्छा जगह नहीं मिला। अब क्या करें? हाँ मंटू, थोड़ा रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। चिंपू सोचने लगता है, वह यहाँ वहाँ देखने लगता है और फिर, मंटू, मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह चिंपू, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? मंटू, इस छोटी सी पहाड़ को देखो। अगर हम इसमें किसी तरह खोदकर थोड़ी जगह बना लें तो हम रात यहां बिता सकते हैं और इसके अंदर हमें ठंड भी नहीं लगेगी और हम जानवरों से भी बचे रहेंगे। यह सुनते ही मंटू खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह चिंपू, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमको पता है, मैं तो डर सा गया था। मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर आधे घंटे में हमें सोने जैसा कोई जगह नहीं मिलेगा तो? क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारे भरोसे था कि अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे बचा लोगे। लेकिन अब लगता है कि मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम तो यार चिंपू, तुम्हें बस कोई चीज मिल जाए तुम तुरंत मेरी टांग खींचने लगते हो। डरता वीरता नहीं हूं मैं, ये तो तुम भी जानते हो ना। मैं तो तुम्हारे ही भरोसे हूं। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, कुछ ही देर में पूरी तरह से रात हो जाएगी। उससे पहले हमें यहाँ खड्डा खनना पड़ेगा। एक काम करो, तुम आसपास से एक लकड़ी और एक नुकीला पत्थर ढूंढो, तब तक मैं यहाँ साफ सफाई कर देता हूँ। ठीक है चिंपू। फिर मंटू एक लकड़ी और नुकीला पत्थर ढूंढने जाता है और यहाँ चिंपू साफ सफाई करता है। 5-10 मिनट बाद मंटू पत्थर और लकड़ी लेकर आ जाता है। चिंपू उससे फट से एक मिट्टी खनने का कुल्हाड़ी बनाता है और खुदाई का काम चालू कर देता है। कुछ ही देर में वह दोनों मिलकर रात में रुकने जैसा जगह बना लेते हैं।
अरे यार चिंपू, ये बनाते बनाते तो पसीने छूट गए। पर अच्छी बात है कि हमें एक अच्छी जगह मिल रही। अब हम यहाँ आराम से रुक पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अभी क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है इसलिए हमें गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे ही हमारा शरीर शांत होगा हमें फिर से ठंड लगने लगेगी। इसलिए हम यहीं छोटी सी आग जला देते हैं जिससे हमें गर्मी मिलती रहेगी और हम आराम से सो पाएंगे। पर चिंपू, ये तो पूरा बर्फ है, अगर पिघल गया तो? अरे तुम चिंता मत करो, इसका उपाय है मेरे पास। हम जमीन में थोड़ा और अंदर एक छोटा सा खड्डा करेंगे, उसमें छोटा सा आग लगाकर ऊपर लकड़ी से ढक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है चिंपू, फिर उसके बाद हम खाना खाने बैठेंगे। बहुत भूख लगी है। फिर वह दोनों छोटी सी आग जलाते हैं और कुछ सेब और साथ में लाया हुआ खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह में वह दोनों जल्दी उठकर आगे की ओर बढ़ते हैं। 4-5 घंटे लगातार चलने के बाद उन्हें कुछ दिखाई देता है। फिर मंटू कहता है, अरे चिंपू, वो देखो, शायद काका इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ मंटू, लग तो यही रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। चलो जाकर वहां पूछ लेते हैं। वह दोनों जल्दी जल्दी वहां जाते हैं तो वह देखते हैं कि 55 साल पहले जो गांव था वह अब शहर जैसा बन चुका है। वे यहाँ वहाँ 1-2 लोगों से पूछते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। फिर उनसे एक बूढ़े बाबा पूछते हैं, अरे बच्चों, क्या हुआ? मैं कब से देख रहा हूं, तुम दोनों बड़े परेशान से लग रहे हो। अरे बाबा, हम टिकवा जलगांव से यहाँ आए हैं। दरअसल हमारे गांव पर इस साल ठंड का बहुत भयंकर कहर बरस रहा है, जिसकी वजह से हमारे गांव में रहने वाले सभी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। खासकर बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ बाबा, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे गांव में रहने वाले सुनील काका ने हमसे कहा है कि इस गांव में शायद हमें ऐसा कुछ मिल जाए जो हमें इस ठंड की कहर से बचा सके। अरे बच्चों, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मेरा नाम गोपाल है और मैं यही का रहने वाला हूं। चलो, तुम दोनों मेरे यहां चलो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें ठंड से बचने के लिए एक चीज दूंगा। यह बात सुनते ही चिंपू बोला, क्या आपका भी नाम गोपाल है? दरअसल मेरे दादाजी का भी नाम गोपाल है। फिर चंपू भावुक हो जाता है और सभी बातों को अच्छे से बताता है। सभी चीजें बताने के बाद, हाँ बाबा, इसलिए हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। पता नहीं इस वक्त हमारे गांव वाले लोग कैसे होंगे। वह गोपाल बाबा उन दोनों की सभी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उन्हें अपने घर ले जाते हैं। थोड़ी देर बीतने के बाद गोपाल बाबा उन सभी के सामने एक छोटा सा डब्बा लाते हैं और कहते हैं, देखो बच्चों, यही है वो चीज जो आप सभी को ठंड से बचाएगी। मंटू और चिंपू वह डब्बे को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, बाबा, ये डब्बा क्या है और ये हमें ठंड से कैसे बचाएगी? बच्चों, इसे हीटर कहते हैं। इसे बिजली से चालू करना पड़ता है और फिर ये अपने आसपास गर्मी फैलाता है। ये है इसका बैटरी जो इसे बिजली देगा। इसकी मदद से हीटर चालू होगा और फिर तुम्हारे पूरे घर को गर्म रखेगा, जिससे तुम ठंड में भी खुद को गर्म रख पाओगे। क्या सच में बाबा, इस एक छोटे से डब्बे में ऐसा क्या है जिससे हमारा पूरा गांव इस ठंडी के कहर से बच सकता है? फिर गोपाल बाबा हीटर के सभी मैकेनिज्म को समझाते हैं। सभी चीजों को समझने के बाद चिंपू कहता है, बाबा, जैसे कि आपने बताया कि लोहा जो है वो गर्मी को अपने अंदर बिजली से बना लेता है और अपने आसपास की चीजों को गर्म कर देता है। तो क्या होगा अगर हम बैटरी से लोहे को जोड़ दें और उस लोहे को पानी में डाल दें? तो क्या पानी गर्म हो जाएगा? चिंपू की बातों को सुनने के बाद गोपाल बाबा थोड़ी देर सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, बेटा चिंपू, इसके बारे में तो मैं आज तक नहीं सोचा था, लेकिन तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो तो सकता है।
लेकिन अगर हम लोहे का सीधा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें खतरा ज्यादा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोखंड को छोड़कर कोई और भी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो खतरा कम हो जाएगा। तुम यही रुको, मैं अपने वर्क रूम में जाकर आता हूं। इतना कहकर गोपाल बाबा अपने वर्क रूम में चले जाते हैं। 20 से 25 मिनट बाद वह एक चीज को हाथ में लेकर वापस आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा चिंपू, जो तुमने आइडिया दिया था उसी की मदद से देखो, मैंने ये पानी गर्म करने का मशीन बना दिया है और ये काम भी कर रहा है। मैं अंदर से टेस्ट करके आ रहा हूं। यह सुन के चिंपू और मंटू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह गोपाल बाबा, आप तो कमाल हो। अब इसकी मदद से हम गर्म पानी करके काम कर सकते हैं, है ना मंटू? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चिंपू। लेकिन चिंपू और मंटू बेटे, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ बाबा, बिल्कुल, आप सिर्फ कहिए। तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि इस गांव में अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे कोई इंसान पानी को गर्म कर सके। और क्योंकि अभी ये चीज हमने बना दी है तो हम इसे लोगों को बेच सकते हैं और अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर तुम दोनों इन्हें बनाने में मेरी मदद करो और जैसे तैसे 100-200 हीटर बेचते हो तो मैं तुम्हें 5 हीटर और 5 पानी गर्म करने का मशीन मुफ्त में दूंगा। क्या बाबा, आप सच कह रहे हैं? हम आपकी जरूर मदद करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए काम शुरू करते हैं। फिर चिंपू, मंटू और गोपाल बाबा तीनों मिलके वह पानी गर्म करने का मशीन बनाने में लग जाते हैं। एक दिन में उन्होंने 250 हीटर बनाए। वह सभी खुश हो जाते हैं। फिर गोपाल बाबा उनसे कहते हैं, चलो बेटा, आज हमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम दोनों को मिलकर बस इन्हें बाजार में बेचना है। ठीक है बाबा, हम बेचने के लिए तैयार हैं। बस हमें आप बता दीजिए कि हम क्या बोलकर इसे लोगों को बेचेंगे। हाँ बेटा, ये तुमने बहुत सही प्रश्न पूछा है। तो तुम्हें कोई चीज किसी को बेचनी होती है तो सबसे पहले लोगों को अपने चीजों के बारे में बताओ, जैसे वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, वो क्या काम करता है। मतलब लोगों को उसकी जरूरत समझ में आनी चाहिए। बाबा की बातों को सुनने के बाद चिंपू कहता है, ठीक है बाबा, अब हम आपकी बातों को समझ गए हैं कि हमें इसे बाजार में किस तरह बेचना है। अब आप चिंता ना करें, हम इसे आज ही बाजार में बेच देंगे। ठीक है बेटा, तो अब तुम दोनों इसे बाजार में बेच के आओ। तब तक मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूं, क्योंकि इन सारे कामों को जितना जल्दी निपटाओगे अपने गांव उतना जल्दी जा सकोगे। फिर मंटू और चिंपू सभी मशीनों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों बाजार में अपना एक ठेला लगाते हैं। सभी चीज तैयार होने के बाद वह बेचना शुरू करते हैं। आइए 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 दोस्तों, यहाँ आइए। तो हम ले आए हैं एक ऐसा मशीन जिसका इस्तेमाल करके आप पानी को गर्म कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये सच है कि अब एक ऐसा मशीन आ चुका है जिससे आप पानी गर्म कर सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने बेचना शुरू किया। कुछ लोग उनके पास आए और कईयों ने उनसे वो मशीन खरीदा भी। पर और तेजी से बिक्री हो, इसके लिए चिंपू मंटू से कहता है, अरे यार मंटू, अगर इतना धीरे धीरे मशीन बिकेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तुम सही कह रहे हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बिक्री और तेजी से हो? चिंपू थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ देखता है। फिर उसे समझ में आया कि सभी दुकानदारों ने उनके सामान के ठेले के सामने पोस्टर लगाया हुआ है, जिसको देखकर लोग समझते हैं कि वह क्या बेच रहे हैं। उसे ऐसा लगा कि ऐसा करने पर शायद बिक्री तेजी से होने लगे, इसलिए वह भी एक पेपर पर रूम हीटर और वाटर हीटर दोनों का अलग अलग फोटो बनाता है और ठेले के सामने लगा देता है। उन्होंने एक रूम हीटर का दाम 60 रुपए और वाटर हीटर का दाम 55 रुपए रखा और फिर चिंपू ने मंटू से यह बोला, देखो मंटू, अब तुम्हें इन्हीं सारी चीजों को इस तरह बोलना है कि सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं।
उन सभी का ध्यान हमारे दुकान की तरफ आ जाए। एकदम चिंपू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं इस तरह बोलूँगा कि सभी लोग हमारे दुकान की ओर खींचे चले आएंगे। फिर मंटू नाम बोलना शुरू किया। अरे खाई के पान बनारस वाला, रे खुल जाए बंद अकल का ताला, के फिर तो ऐसा करे कमाल कि घोड़ी बदले अपनी चाल। आइए दोस्तों आइए। अरे ओ भैया यहाँ आओ, ये देखो हम क्या लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में आपके गांव में ठंड पड़नी चालू हो जाएगी, क्योंकि हमारे उत्तर दिशा में बसे टिकवाजल गांव में पहले से ही ठंड की कहर बरस रही है, तो कुछ ही दिनों में यहाँ भी ज़रूर बरसेगी। पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी समस्या को सुलझाने के लिए हम ले आए हैं ये 2 मशीन, जिससे आप घर में गर्मी बनाए रख सकते हैं और पानी को गर्म कर सकते हैं। आइए आइए और ये मशीन खरीदिए मात्र 60 रुपए में। मंटू के इस रूप को देखकर तो चिंपू भी चौंक गया। उसके ऐसा बोलने पर वहां मौजूद सभी लोग उस ठेले के पास आते हैं और उस मशीन के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं। चिंपू ने सभी को चेक करके दिखाया भी और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों में सभी मशीनें बिक गई। वह दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर चिंपू कहता है, अरे वाह मंटू, तुमने क्या गजब कर दिया है। तुम इस तरह से बोल रहे थे कि मैं खुद चौंक गया और फिर सभी लोग हमारे दुकान के पास आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। अब हम गोपाल बाबा को ये सब पैसे दे देंगे और उनसे मशीन लेकर जल्द से जल्द अपने घर चलेंगे। हाँ चिंपू, मुझे भी नहीं पता मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं इस तरह से बोलने लगा और सभी हमारी दुकान के नज़दीक आ गए। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी मशीन बिक गई। अच्छा, घर वापस चलने के बाद इस चीज़ के लिए मुझे कुछ खास बनाकर खिलाओगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं जरूर तुमको कुछ खास बनाकर खिलाऊंगा। कुछ क्या, बहुत कुछ खास बनाकर खिलाऊंगा, हर रोज खिलाऊंगा। फिर वह दोनों जल्दी जल्दी चल के गोपाल बाबा के घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में गोपाल बाबा मिलते हैं। उन्हें देखकर गोपाल बाबा समझ जाते हैं कि उन्होंने सभी मशीनें बेच दी हैं। फिर वह खुशी से कहते हैं, बेटे चिंपू और मंटू, हमारे सभी मशीन बिक गए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी घर चलकर तुम्हारे लिए 10 पानी गर्म करने का मशीन और 10 हीटर बनाकर दे देता हूं। फिर तुम दोनों चिंता मुक्त होकर अपने गांव चले जाना। ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, हम भी आपकी मदद करेंगे। अब चलिए चलते हैं। फिर वह सभी घर जाते हैं। गोपाल बाबा उन दोनों के लिए 10 हीटर और 10 पानी गर्म करने की मशीन बनाते हैं और उन्हें दे देते हैं और कहते हैं, बेटा चिंपू और मंटू, वैसे तुम दोनों यहां तक पहुंचे कैसे? मेरा मतलब है कि तुम दोनों उतनी दूर से यहां तक कैसे चलकर आए, वो भी इतनी ठंड में? अरे बाबा, ये हमारा चिंपू है। जब कोई चीज़ ठान लेता है तो करके ही मानता है। हम पूरी तैयारी के साथ घर से निकले थे। रास्ते में एक जगह हमने मिट्टी खन के रुकने जैसा जगह तैयार किया। रात वहां बिताकर अगले दिन हम यहाँ पहुंच गए थे। वैसे बाबा, ये मंटू भी कमाल का है। अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। वैसे बाबा, मेरे दादाजी की तबीयत पता नहीं अब कैसी होगी, इसलिए हमें और देर ना करते हुए यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हमें पहुंचने में भी कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। सुनो बेटा चिंपू और मंटू, अब तुम दोनों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक साइकिल है, तुम वो लेकर चले जाओ। वैसे भी तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। बाबा, ये साइकिल क्या होता है? हाँ बाबा, ये तो हमने पहली बार सुना है। क्या होता है ये? अच्छा, कोई बात नहीं, तुम दोनों रुको, मैं बस अभी ले आता हूं। फिर गोपाल बाबा अपने वर्क रूम में जाते हैं और वह साइकिल लेकर आते हैं। उस साइकिल को देख वह दोनों चौंक जाते हैं और दोनों बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है? हाँ बाबा, क्या यही साइकिल है? हाँ बच्चों, ये एक साइकिल है। मेरे पड़ोसी में एक राजू भैया है, मैं उनसे उनकी साइकिल मांग कर देता हूं। फिर तुम दोनों इनसे चले जाना, अपने गांव
मात्र 3 से 4 घंटों में पहुंच जाओगे। अरे मंटू, अगर ऐसा है तब तो हम आज ही अपने गांव पहुंच जाएंगे। हाँ चिंपू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बाबा हम इस पे जाएंगे कैसे? उसकी चिंता मत करो बच्चों, मैं अभी तुम्हें सिखा दूंगा। फिर गोपाल बाबा उन दोनों को साइकिल चलाना सिखाते हैं। 2-2.5 घंटे लगातार कोशिश करने के बाद अब वो थोड़ा थोड़ा दोनों चलाना सीख चुके थे और फिर सामानों को पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोपाल बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। आपने हमारी मदद करी, इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद कर ले कम रहेगा। हाँ बाबा, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हमें कितने दिन लग जाते अपने गांव वापस जाने में। पता नहीं हमें कोई समाधान मिल भी पाता या नहीं। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अरे बच्चों, सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद नहीं की है, बल्कि तुम दोनों ने भी मेरी बहुत मदद की है। अच्छा, तो अब तुम दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों आज से पहले कभी साइकिल नहीं चलाए हो। तो हो सकता है कि रास्ते में तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो और पहुंचने में ज्यादा वक्त लगे, और तुम्हारे यहां तो ठंड भी बहुत पड़ रही होगी, तो राग भी जल्दी हो जाएगा। फिर चिंपू और मंटू वहां से निकल जाते हैं। वह दोनों ही बहुत उत्सुकता के साथ अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें आने में शाम को हल्का अंधेरा हो जाता है, पर वह सही सलामत सभी सामानों को लेकर अपने गांव पहुंच जाते हैं। क्योंकि उन्हें पहुंचने में अंधेरा हो चुका था, तो मंटू उस रात चिंपू के साथ रहता है और अगले दिन सुबह गोपाल दादाजी, मंटू और चिंपू वह तीनों मंटू के घर जाते हैं। फिर राजेश जी सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सभी के सामने उन्होंने वह मशीन को कैसे इस्तेमाल करें यह बताते हैं। सभी को बहुत राहत मिलती है। अब वह हीटर की सहायता से गांव वाले आराम से रहने लगे। अब किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है।